Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated August 1st, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग ईडी। तो सिर्फ आपको ईडी के बारे में पता होना चाहिए। ईडी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है फॉर पीएमएलए फेमा, स्पॉन्सरिंग एजेंसी होता है फॉर कोफेपोसा, इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है फॉर फ्यूजिटिव एक्ट। तो ये कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। ईडी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। इससे ज़्यादा आपको अगर रिवाइज करना तो आप अपने स्टैटिक पोर्शन से रिवाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है रेंज फॉलिंग प्राइजेस प्रॉम्प्ट फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम पल्सेस टू सोयाबीन कॉटन, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन कॉटन के जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फार्मर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पल्सेस टू सोयाबीन कॉटन। नेक्स्ट हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना सेकंड मेडल मिल गया है, सेकंड गोल्ड मेडल मिल गया है, एंड इट वॉज वन बाई जेरेमी लालरिनोंगा आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल इन द मेन 67 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग इवेंट। तो फर्स्ट मेडल यहाँ पर बाई मीराबाई चानू था, फर्स्ट गोल्ड मेडल, और यहाँ पर सेकंड गोल्ड मेडल है बाई जेरेमी लालरिनोंगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की है हर घर तिरंगा इनिशिएटिव की। तो हर घर तिरंगा कैंपेन, क्योंकि हम इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी की अमृत महोत्सव, तो आप भी अपने घर के ऊपर एक तिरंगा होइस्ट कर सकते हैं। हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था? तो उनको डिज़ाइन किया था पिंगाली वेनखाया ने। तो अगस्त 2 इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली वेनखाया हु हैड डिज़ाइन द फ्लैग। फिर यहाँ पर सीजीआई ने बात की है सोशल जस्टिस बीकन्स की। तो सोशल जस्टिस बीकन्स इन्होंने कहा है लॉ ग्रेजुएट्स को। तो लॉ ग्रेजुएट्स यहाँ पर लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिंपलर फॉर्म में बता सकते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पर प्रो बोनो बेसिस के ऊपर भी केस ले सकते हैं। प्रो बोनो का मतलब ये है कि बिना चार्ज किए आप केसेस ले लो। फिर यहाँ पर डीजीसीए का ये कहना है कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे ट्रांस पायलट्स के लिए। तो एक केस आया था जिसमें डीजीसीए ने क्या किया था, एक पायलट का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया था, ये कहते हुए कि उसकी हार्मोन थेरेपी चल रही है। लेकिन अब डीजीसीए एक एलजीबीटीक्यू इंक्लूसिव स्पेस बनेगा, उसके लिए यहाँ पर डीजीसीए एक पॉलिसी लेकर आएगा फॉर ट्रांस पायलट्स। फिर हम आगे चलते हैं। यूक्रेन ने एक लिस्ट निकाली है और उस लिस्ट में बेसिकली उनके नाम मेंशन है जो कि रशिया के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं, और यूक्रेन को पता नहीं क्या हुआ, यूक्रेन ने यहाँ पर 3 इंडियंस के नाम भी डाल दिए, फॉर एग्जांपल सैम पित्रोदा, फिर पीएस राघवन और जर्नलिस्ट सैयद नकवी। तो यूक्रेन पता नहीं क्या कर रहा है आजकल। आगे हम चलते हैं। चाइनीज़ रॉकेट क्रैश एंड द रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड री एंट्री। तो यहाँ पर चाइना का एक रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। तो इसका जो डेब्री है वो आकर गिरा पैसिफिक और इंडियन ओशियन में। तो देयर हैड बीन फियर्स कि ये जो है ये किसी पॉपुलेटेड एरिया पर भी गिर सकता था। अब ये जो लॉन्ग मार्च 5B है इसको ब्लास्ट किया गया था जुलाई 24 में, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रॉकेट जो डेब्री है वो कैसे होता है बेसिकली, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है रॉकेट की वो यहाँ पर हैवी पीसेस से बनती है और वो ऑर्बिट में एंटर होने से पहले पहले किसी एरिया में सेफली फॉल बैक हो जाती है, फॉर एग्जांपल ओशियन में फॉल बैक हो जाती है। लेकिन अगर वो फर्स्ट स्टेज ऑर्बिट में पहुंच गई तो उसको डी ऑर्बिट करने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है। तो इफ़ दे डू एंटर एन ऑर्बिट देन अ कॉस्टली डी ऑर्बिट मैनोवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्रोल रिटर्न, जो कि यहाँ पर चाइना ने नहीं किया। तो चाइना के यहाँ पर ऑर्बिट में ये एंटर कर चुका था लेकिन चाइना ने डी ऑर्बिट करने के लिए कुछ नहीं किया, और जिसकी वजह से ये डर था कि अनकंट्रोल्ड फॉल हो सकता था और ये किसी हैबिटेबल पॉपुलेशन वाले एरिया में भी गिर सकता था। तो ये एक डर था, लेकिन चाइना ने बोला ऐसा कोई फियर की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि नहीं गिरा किसी हैबिटेबल एरिया में, और ये यहाँ पर गिरा है बेसिकली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या चाइना को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता था? उसके लिए क्या कोई कन्वेंशन है? तो उसके लिए कन्वेंशन है जिसका नाम है स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972, जो कि डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस अ स्पेस ऑब्जेक्ट कॉजेज हार्म। तो किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से हार्म होती है तो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ट्रीटी सेज दैट अ लॉन्चिंग स्टेट शैल बी एब्सोल्युटली लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज कॉज्ड बाय इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और टू एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर ओनली सेटलमेंट आज तक एक ही हुआ है जो कि कनाडा और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था। तो सोवियत कॉस्मोस 954 जो कि बैनन रीजन में फॉल किया था कनाडा में, उसके बाद यहाँ पर कनाडा ने डिमांड की थी और कनाडा को यहाँ पर कॉम्पनसेशन दिया भी गया था इस लाइबिलिटी कन्वेंशन के अंतर्गत। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि जो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है उसको वापस से रिक्रिएट किया जा सकता है। तो ये इन्होंने कहा है, और उसके लिए ड्रग यूज़ किया इन्होंने GSK123। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टडी बाय ऑस्ट्रेलियाज मोनाश यूनिवर्सिटी हैज़ आइडेंटिफाई अ न्यू वे टू रीस्टोर इंसुलिन प्रोडक्शन। तो पैनक्रियाटिक सेल्स में रीस्टोर किया जा सकता है इंसुलिन प्रोडक्शन को।
इंसुलिन जो कि यहाँ पर बीटा सेल्स इन द पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं और उससे ब्लड शुगर लेवल्स यहाँ पर रेगुलेट रहता है और टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो रिसर्चर्स यूज डोनेटेड पेनक्रियाटिक स्टेम सेल्स ऑफ अ डिसीज 13-year-old टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट एंड वर एबल टू रीएक्टिवेट देम टू प्रोड्यूस इंसुलिन, और इसके लिए ड्रग यूज़ किया गया था GSK123। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो डिस्कस किया गया दैट इज़ इंडियाज़ यूनिक जॉब क्राइसिस। India has too many people in agriculture, and the inability to move surplus labor from farms constitute a major policy failure of success of governments. तो बेसिकली जब कंट्री डेवलप करता है तो एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में। इंडिया में एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट तो हुए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ना शिफ्ट होकर कहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो लो पेइंग जॉब्स में शिफ्ट हुए हैं, इनफॉर्मल इकॉनमी में शिफ्ट हुए हैं। तो इन 1993-94 एग्रीकल्चर जो था उसमें 62% कंट्री की वर्कफोर्स थी। आज एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स है वो है 42%। वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अब हमारी वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई है, तो सेकेंडली इवन द मूवमेंट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर दैट इंडिया हैज विटनेस्ड ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स, तो इसीलिए हुई है वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तब कह सकते हो कि आपकी एश्योरिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है अगर यहाँ पर लोग मूव कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न सर्विसेज में, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, एवरेज इनकम ज़्यादा है और वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में कहाँ ये लेबर ऑब्जॉर्व हुआ है, तो इंडिया में लेबर ऑब्जॉर्व हुआ है कंस्ट्रक्शन में और लो पेइंग सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल पेटी रिटेल जॉब्स में, इसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफिंग, स्मॉल ईटरीज, डोमेस्टिक हेल्प, सैनिटेशन वर्कर, तो यहाँ पर ये जो लेबर है ये ऑब्जॉर्व हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द लो इफ नॉट डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर इसमें शेयर्स बताए गए हैं, तो एग्रीकल्चर में 47% था, तो यहाँ पर 44% हो गया 2020-21 में। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कम हो गया, 12.5 से 11% हो गया, और कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर वर्कर्स एब्जॉर्व हुए हैं जो कि 10.7% था, अब यहाँ पर 12.4% हो गया है, और सर्विसेज में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। लेकिन सर्विसेज में अगर आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल IT सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको IT प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। तो IT इंडस्ट्री इज़ क्लियरली एन आइसोलेटेड आइलैंड ऑफ द इंडियन इकॉनमी, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन यहाँ पर हर कोई IT प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो मच ऑफ द IT सेक्टर्स रीसेंट सक्सेस इज कर्टेसी ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट नॉट एवरीवन कैन बी एन IT प्रोफेशनल। तो इसीलिए हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो गिवन द लैक ऑफ जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, द सेक्टर पोटेंशियली बेस्ट प्लेस टू एब्जॉर्व द चिल्ड्रन ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो अगर यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं क्रिएट करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं, NTPC में फॉर एग्जांपल फॉर्म्स भरते हैं, इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के लिए फॉर्म भरते हैं, और अगर यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलेंगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो सरकार भी इतनी जॉब्स नहीं दे सकती है, तो सरकार को यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पर सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्ड करने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं। PM एंड प्रेसिडेंट्स फोटोज़ इन गवर्नमेंट एड्स, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और हाई कोर्ट रूलिंग। तो 44th चेस ओलंपियाड है जो कि चेन्नई में चल रहा है अभी, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश हुए थे, जिसमें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की तो फोटो थी, MK स्टैलिन की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की फोटो नहीं थी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की फोटोज़ भी होनी चाहिए। तो 2015 की एक रूलिंग है रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। इन कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट सॉट टू रेगुलेट द वे द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स। इट एसेंशियली रेगुलेटेड द 2007 न्यू एडवर्टीजमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पिटिशनर्स ने ये आर्ग्यू किया था कि जो गवर्नमेंट है वो पैसा वेस्ट करती रहती है और यहाँ पर टैक्स पेयर का मनी वेस्ट करती है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर 5 ब्रॉड गाइडलाइंस निकाली गई कि सरकार जो है एडवर्टीजमेंट अगर देगी तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल सरकार को फॉलो करने हैं। तो पेट्रोनाइजेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडिया हाउस मस्ट बी अवॉइडेड एंड अवॉर्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स मस्ट बी ऑन इक्वल बेसिस। तो किसी आप पर्टिकुलर मीडिया को पेट्रोनाइज नहीं करोगे, सिंस द प्राइमरी कॉज ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट ये है कि आप पब्लिक फंड्स को यूज़ करो लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, स्कीम्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, उनके एंटाइटलमेंट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए। तो बेसिकली आप यहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश मत करो एड पब्लिश करके। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम, सर्विसेज एंड इनिशिएटिव्स, हाउएवर व्हेन दीज रिक्विजिट्स आर नॉट फुलफिल्ड इन अ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट देन द होल पर्पस वुड बी फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर 5 ब्रॉड गाइडलाइंस की बात की गई थी। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर टू बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मटेरियल्स एक ऑब्जेक्टिव फेयर मैनर में पब्लिश होने चाहिए। एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी पार्टी को ना प्रमोट करें। कैंपेन्स मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अंडरटेकन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल रेगुलेशंस को फुलफिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक ऑम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि ये देखेगा क्या गाइडलाइंस सही से इंप्लीमेंट हो रही हैं। इसके अलावा अगर इलेक्शंस आने वाले होंगे
तो एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया जाएगा। रूलिंग मैंडेटेड डेट, जो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं होगा, कोई भी लोगो नहीं होगा, कोई भी फ्लैग नहीं होगा, और ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली न्यूट्रल लोगों के ही फोटोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का फोटो हो सकता है लेकिन और किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का फोटो नहीं होगा। The Supreme Court agreed with the committee's suggestion that photographs of leaders should be avoided and only the photographs of President, Prime Minister और Governor, Chief Minister shall be used for effective government messaging। लेकिन उसके बाद मुकुल रोहतगी जो कि उस समय के एजी थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आप पीएम फोटोग्राफ अलाउ कर रहे हो तो आपको बाकी कैबिनेट कलीग्स की भी फोटो अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि पीएम इज़ जस्ट अमंग द इक्वल्स। तो पीएम हम कह सकते हैं कि इक्वल्स में फर्स्ट है, लेकिन हैं तो सब मंत्री, तो यहाँ पर कैबिनेट कलीग्स की फोटो को भी अलाउ किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट कलीग्स की फोटो अलाउ करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकली न्यूट्रल लोगों की ही फोटोज होंगी। तो कोर्ट वाइल रिस्ट्रिक्टिंग द रिकमेंडेशन टू द फोटोज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एडेड द फोटोग्राफ की यहाँ पर सीजीआई की फोटोग्राफ लगाई जा सकती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू दैट लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन, बाद में उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को भी इंक्लूड कर दिया गया। अब कुछ का ये कहना है ये पॉलिसी डोमेन है, ठीक है, और एक फैसेट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो दिस रोस्ट क्वेश्चन ऑन द जुडिशरी स्टेपिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव डोमेन। अब हम आगे चलते हैं क्लाउड इन रांची। तो यहाँ पर झारखंड में कुछ कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश बरामद हुआ, तो हो सकता है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हों, और यहाँ पर जो झारखंड की गवर्नमेंट हो सकता है कि गिर जाए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। आगे है इम्पेंडिंग स्टॉर्म। तो यूएस और चाइना के जो टेंशन है वो और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं, यहाँ पर ऑथर ने ऐसा कहा है, क्योंकि जो बाइडन और यहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात हुई थी, जिसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ताइवान के साथ आप अपने कोई भी रिलेशंस मत रखो, और अगर नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस में स्पीकर हैं, अगर वो ताइवान जाती हैं तो यहाँ पर जो चाइना है वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर यूएस को सफ़र करने पड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर चाइना ने वार्निंग की है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि दोनों के जो रिलेशन है यूएस और चाइना के वो रिवाइव हो ही नहीं रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे चाइना के ऊपर, और चाइना के ऊपर जो टैरिफ को इंक्रीज़ किया गया था, चाइना चाहता है कि उसको रिवर्ट बैक किया जाए, लेकिन यूएस उसको रिवर्ट बैक करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। चाइना ये चाहता है कि जो यूएस है वो चाइना को इक्वल पावर कंसिडर करे, जो कि यूएस यहाँ पर कंसिडर करने के लिए रेडी नहीं है। तो बाइडेन इज़ लुकिंग फॉर अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी इन अ रिलेशनशिप, जो कि स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। वाइल Recognizing the depth of US contradiction with China, Biden would like to explore potential areas जहाँ पर दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं। वो एक ही एरिया है जो है क्लाइमेट चेंज। फॉर शी द प्रायोरिटी इज टू परसुएट बाइडन कि यहाँ पर अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए उसको यहाँ पर डाइल्यूट किया जाए। इसके अलावा चाइना को इक्वल पावर की तरह एक्सेप्ट किया जाए, जो कि यहाँ पर बाइडन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि बाइडन अगर ऐसा करेंगे तो बाइडन को एक वीक लीडर यहाँ पर समझा जाएगा, जो कि बाइडन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं टर्बुलेंस अहेड। तो आपने लास्ट एक मंथ में ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे। फॉर एग्जांपल टेक्निकल स्नैग आ गया किसी एयरलाइन में, तो ये हमें बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे थे, लेकिन ऑथर ने बोला ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया है, और बर्ड हिट के केसेस हो जाते हैं। इसके अलावा विंडशील्ड क्रैक करना ये सब हो जाता है। अगर हम देखें तो अभी भी फ्लाइट ही सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो डिस्पाइट द टेक्निकल इश्यूज दैट हैव क्रॉप्ड अप, फ्लाइंग रिमेन्स द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर सेफ्टी इज अनडाउटेडली द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्राउंड क्रू इंजीनियर्स सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक हेल्थ ऑफ द एयरलाइंस। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एयरलाइंस आ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा एयरलाइंस आ रहे हैं तो उसकी वजह से कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा है तो यहाँ पर सारे ही एयरलाइंस ये कोशिश करते हैं कि उनके प्राइजेस सबसे कम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स उनके पास आएंगे। तो विद मल्टीपल लो कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंटली वाइंग फॉर अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ मार्केट शेयर, मैचिंग द नीड टू कीप टिकट प्राइजेस लो इनफ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स वाइल मैनेजिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पर एक तरफ तो पैसे कम रखने हैं, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल हेल्थ एयरलाइंस की मैटर करती है। तो अगर यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहा तो हो सकता है कि यहाँ पर साउंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स ना मेंटेन हो पाए। फिर यहाँ पर हम आगे चलते हैं टमेटो हम्बल्स आरबीआई। तो ऑथर ने ये बोला है कि जो इन्फ्लेशन है इंडिया में, तो सीपीआई इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 7% से ऊपर। आरबीआई को कितना मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। तो इन्फ्लेशन तो यहाँ पर जो लिमिट है उससे ऊपर चल रहा है, लेकिन आरबीआई ने इसको लिमिट करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज़ किया। लेकिन ऑथर ने ये कहा कि रेपो रेट को इंक्रीज़ करने से भी इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होगा। तो RBI has the unenviable task of keeping inflation within the 4 ± 2% range, but lately despite its best efforts inflation has remained defiant and above its tolerance band, जो कि यहाँ पर 2 से 6% के बीच में। लेकिन जो CPI चल रहा है वो चल रहा है 7% के बीच में। क्या आरबीआई इन्फ्लेशन को मेंटेन कर सकता है? तो ऑथर ने बता दिया शॉर्ट आंसर इज प्रोबेबली नॉट। क्यों नहीं है? क्योंकि सीपीआई बास्केट में जो फूड और बेवरेजेस का वेटेज है वो है 45.86%। तो सीपीआई में जो अभी इन्फ्लेशन दिखता है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन है फूड और बेवरेजेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल टमाटो में जो इस बार इन्फ्लेशन है
वो है 158.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो टमाटो के प्राइसेस हैं वो 160% ज़्यादा हैं। तो सीपीआई में हमने फूड और बेवरेजेस को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो बाकी कंट्रीज़ फूड को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेटा दिया गया है, जर्मनी में 8.5%, यूके में 9.3% और हमने 45% वेटेज दिया है। तो ऑथर ने ये कहा है कि टमेटो में अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई उसको रेपो रेट इंक्रीज करके काउंटर नहीं कर सकता है। टमेटो में अगर इन्फ्लेशन है तो उसको काउंटर करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज बनाने की ज़रूरत है। तो वैल्यू चेंज फॉर एग्जांपल जब टमेटो के प्राइसेस, जब टमेटो का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है तब आप टमेटो को यूज़ कर सकते हो उसकी प्योरी बनाने के लिए, उसका पेस्ट बनाने के लिए, और जब प्राइसेस यहाँ पर ज़्यादा हो तो उस पेस्ट और प्योरी को मार्केट में बेचा जा सकता है। तो द रियल सोल्यूशन टू टमेटो इन्फ्लेशन मे लाई बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द आरबीआई। इट रिक्वायर्स लिंकिंग टमेटो वैल्यू चेंज, और यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। फर्दर अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की, प्रोसेस टमेटोज को आपको उसके ऊपर जीएसटी रेट कम करने की ज़रूरत है। तो दिस वुड ऑल्सो हेल्प फार्मर्स टू स्टेबलाइज देयर इनकम्स एंड अवॉइड द टिपिकल कॉबवेब प्रॉब्लम। तो इस बार टमेटो की वजह से इन्फ्लेशन है, नेक्स्ट ईयर पोटैटो की वजह से होगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर अनियन की वजह से होगा। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस्ड वैल्यू चेंज बनाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। रेपो रेट इंक्रीज करके आप यहाँ पर फूड और बेवरेजेस में इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए एक सरकार स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम था टमेटो अनियन पोटैटो। उसके लिए वैल्यू चेंज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। बाद में इसको स्कीम को बदल कर दिया गया टीओपी टू टोटल। इसमें और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन इस स्कीम का ऐसा कोई रिजल्ट निकला नहीं। So, but the scheme went to the Ministry of Food Processing and was expanded to total by including several other vegetables without having a champion like Varghese Kurin फॉर मिल्क। दिस स्कीम गॉट डिफ्यूज्ड इन फोकस, और हमें कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा वैल्यू चेंज ऑफ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है, सबसे पहले तो आप अपनी सीपीआई बास्केट को अपडेट करो। सीपीआई बास्केट में जो फूड और बेवरेजेस का यहाँ पर वेटेज 45% हो उसको यहाँ पर थोड़ा कम करो, और इसके अलावा आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज बनाने की ज़रूरत है और उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है अगर आप यहाँ पर फूड और बेवरेजेस में इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हो। जो नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू ट्रेड डील, तो यहाँ पर ये बताया गया कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ गए, जो फूड सिक्योरिटी है वो यहाँ पर थ्रेटन होगी, एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। फिर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर लगा दिए सैंक्शंस। उसके बाद सैंक्शंस के बाद भी जब चाइना और इंडिया यहाँ पर रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं तो G7 कंट्रीज़ ने ये सोचा कि हम ऑयल के प्राइजेस को कैप कर सकते हैं। अगर हम ऑयल के प्राइजेस को कैप कर देंगे तो रशिया को उतने ही यहाँ पर प्राइजेस के ऊपर ऑयल को बेचना पड़ेगा, तो हो सकता है कि रशिया इस वॉर को ना फंड कर पाए। लेकिन ऑथर ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया वॉर को फंड कर लेगा, क्योंकि कुछ एनालिस्ट ने ये कहा है, Analysts suggest that Russia could withhold about 3 million barrels a day without damaging its public finances। तो रशिया के पास इतने पब्लिक फाइनेंसेस हैं कि रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस वुड हैव अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द ऑयल मार्केट। तो अगर इंडिया और चाइना ने रशिया से ऑयल नहीं लिया होता तो आज जो ऑयल के प्राइसेस हैं ब्रेंट क्रूड के वो $192 होते। तो अच्छी बात है कि इंडिया और रशिया ने यहाँ पर ऑयल ले लिया, हमें तो डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया ने ऑयल दे दिया। अब इसकी वजह से यहाँ पर यूएसए एक बात सोच रहा है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि हम सप्लाई चेन्स की फ्रेंड शोरिंग करेंगे, ऑफ शोरिंग नहीं, फ्रेंड शोरिंग करेंगे। अभी ऑफ शोरिंग है, फ्रेंड शोरिंग का मतलब ये होता है कि हम उन्हीं कंट्रीज़ में अपनी सप्लाई चेन को रखेंगे जो कि कंट्रीज़ हमारी वैल्यूज़ को शेयर करते हो। फॉर एग्जांपल जो रशिया है वो यूएसए की वैल्यूज़ को शेयर नहीं करता, तो रशिया के साथ हमारी कोई भी सप्लाई चेन लिंक नहीं होगी। तो फ्रेंड शोरिंग एज द नेम इंडिकेट्स वुड इन्वॉल्व सप्लाई चेन्स ओनली इन कंट्रीज दैट शेयर कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड टू ह्यूमन राइट्स। तो अगर हमें ये जो फ्रेंड शोरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स है, अगर हमें इस ग्रुप में इंक्लूड होना है तो उसका मतलब ये है कि हमें रशिया को काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया की भी स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया की स्ट्रैटेजी कि हम न्यूट्रल हैं, हम ना यहाँ पर यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यूएसए फ्रेंड शोरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स जैसा कुछ करेगा तो हमें किसी ना किसी साइड तो जाना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर ऑथर ने कहा है। तो कंट्रीज दैट कुड नॉट बी ट्रस्टेड एंड वर अ थ्रेट टू सप्लाई चेन्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड हैड पुअर ह्यूमन राइट्स, और वो अगर इस लिस्ट में इंक्लूड होना चाहेंगे फ्रेंड शोरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, तो उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा खुद को। एज सच न्यूट्रलिटी तब ऑप्शन नहीं होगा मीडियम टर्म में, जो कि अभी एक विनिंग स्ट्रैटेजी, लेकिन उस समय शायद ये विनिंग स्ट्रैटेजी ना हो। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात की गई है बस फ्रेंड शोरिंग की, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो पहला होता था ऑफ शोरिंग, अब उसको चेंज किया जा सकता है फॉर द फ्रेंड शोरिंग। तो उन्हीं कंट्रीज में सप्लाई चेन रखी जाए जो कि सेम वैल्यू शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि रशिया है, रशिया यहाँ पर नेचुरल गैस को कट कर दे रहा है कि हम नेचुरल गैस सप्लाई नहीं करेंगे, तो ये सारे डर नहीं होंगे अगर सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में सप्लाई चेन होगी जो कि सेम वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। यहाँ पर रशिया ने अपनी एक डॉक्ट्रिन निकाली है। उस डॉक्ट्रिन में इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि यूएसए इनका ग्रेटेस्ट राइवल है और जो नेटोज़ हैं वो उनकी बॉर्डर्स के बहुत ज़्यादा करीब आ रही हैं, जिसकी वजह से इनकी सिक्योरिटी यहाँ पर थ्रेटन हो रही है। इसके अलावा इन्होंने आर्कटिक और ब्लैक सी के लिए भी अपने मैरीटाइम एम्बिशंस को बताया है। अब यूएसए का ये कहना है कि जो रशिया है वो आर्कटिक सी को मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को लेकर भी इनकी डॉक्ट्रिन में कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल रशियाज प्रायोरिटी वाज टू डेवलप स्ट्रेटेजिक एंड नेवल कोऑपरेशन विद इंडिया एज वेल एज वाइडर कोऑपरेशन विद ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया।
फिर यहाँ पर एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि यहाँ पर रशिया की है। यहाँ पर सेवास्तोपोल की बात की गई है जो कि क्राइमिया में है और रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था 2014 में फ्रॉम द यूक्रेन और उसके बाद रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद रशिया बचा था सिर्फ G7। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पार्टीज मॉप अप ओवर 10,000 करोड़ सिंस 2018। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमसली परचेज किए जाते हैं और 15 दिनों के लिए वैलिड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को 15 दिन में इनको इनकैश करा लेना होता है। कौन कौन सी पार्टीज यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं? तो वो पार्टीज जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रजिस्टर हैं और इसके अलावा उन्होंने 1% वोट्स यहाँ पर उनको मिले हैं लोकसभा में या तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में और यहाँ पर दे हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकते हो वो आप ले सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि SBI। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक से ले सकते हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट तो पता कर सकती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, कितना कंट्रीब्यूशन मिला, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में यहाँ पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं पता चल सकता। तो आप यहाँ पर आपको ये बात समझ आ रही कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना रूलिंग पार्टी को मिला वो नहीं पता कर पा रहे, लेकिन रूलिंग पार्टी ये पता कर सकती है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना पैसा मिला। तो फर्दर एज द बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू अ पब्लिक सेक्टर बैंक द गवर्नमेंट वुड कम टू नो हु इज फंडिंग विच पॉलिटिकल पार्टी। तो जो NGOs हैं जैसे कि कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनका ये कहना है कि इस स्कीम को यहाँ पर बंद कर दिया जाए क्योंकि ये स्कीम यहाँ पर डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट कर रही है। और अगर नहीं भी बंद किया जाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा जाए कि आप अपने डोनेशंस को जो भी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं वो आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिपोर्ट में डिक्लेयर करो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर परचेज एनोनिमसली बाय डोनर्स और 15 दिन में इनकैश कराना होता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड्स इशू होते हैं वो होते हैं डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। यहाँ पर व्हाट नेक्स्ट इफ़ यू हैव मिस्ड ITR डेडलाइन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपने ITR डेडलाइन मिस भी कर दी है तो अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगेगा और 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने हाईलाइट किया लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किप हो गया। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट स्किप नहीं होता, मैं सब कुछ इंक्लूड कर लेती हूँ। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या डिस्कस किया, ED के बारे में डिस्कस किया। ED यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है PMLA, FEMA। इसके अलावा यहाँ पर स्पॉन्सरिंग एजेंसी होती है COFEPOSA की। फ्यूजिटिव एक्ट को भी इंप्लीमेंट करती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2nd गोल्ड मिल गया है। फिर हर घर तिरंगा की बात की गई थी। फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है, तो पिंगाली वेंकैया ने। ये सोशल जस्टिस बीकन, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रांस पायलट से हमने डिस्कस कर दिया। यूक्रेन की लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। तो अगर किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से किसी को भी हार्म होता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर यहाँ पर इंडियाज़ यूनिक जॉब क्राइसिस। तो एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट तो हुए हैं, लेकिन जो शिफ्ट हुए हैं वो हुए हैं कंस्ट्रक्शन में और सर्विस में भी लो पेइंग जॉब्स। तो एज सच हमारा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है क्योंकि सर्विस सेक्टर सारे लोगों को यहाँ पर एब्जॉर्व नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया था। फिर नेक्स्ट PM एंड प्रेसिडेंट फोटोज़ इन गवर्नमेंट एक्ट्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर किसकी फोटो होनी चाहिए, पॉलिटिकल माइलेज को गेन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि केस था कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर पॉलिसी डोमेन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये पॉलिसी डोमेन है कि एडवर्टीजमेंट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्लाउड इन रांची। तो झारखंड की सरकार गिर सकती है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर नेक्स्ट है इम्पेंडिंग स्टॉर्म। तो यहाँ पर US और चाइना के रिलेशंस है दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में हमें कोई स्टॉर्म देखने को मिल सकता है, ताइवान कुछ वॉर हो सकती है। फिर यहाँ पर ये बताया गया टर्बुलेंस अहेड। तो बहुत सारी यहाँ पर एयरलाइंस आ गई जिनके बीच में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और लगातार सारी एयरलाइंस अपने प्राइस को कम करने में लगी हुई हैं। तो कम प्राइस में आपको यहाँ पर ऑपरेटेबिलिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया और जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल हेल्थ एयरलाइंस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट टमेटो हम्बल्स RBI। तो सबसे पहले ये बताया गया कि CPI जो इन्फ्लेशन है RBI को कंट्रोल करना होता है 2 से 6% के बीच में। इन्फ्लेशन चल रहा है 7% पे। CPI में जो फूड और बेवरेजेस का वेटेज है वो है 45%। तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन दिख रहा है वो हमें इसीलिए दिख रहा है क्योंकि फूड और बेवरेजेस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल टमेटो में इन्फ्लेशन 160% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो RBI इसमें कुछ कर नहीं सकता टमेटो के इन्फ्लेशन में। RBI यहाँ पर रेपो रेट इंक्रीज़ करके भी इन्फ्लेशन को काउंटर नहीं कर सकता। ऐसे में हमें प्रोसेस्ड वैल्यू चेन्स बनाने की ज़रूरत है। तो हमें वैल्यू चेन्स बनाने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप टमेटो प्योरी बना लो, इसके अलावा टमेटो पेस्ट बना लो और उसको तब यूज़ करो जब टमेटो के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। उसके लिए टमेटो अनियन पोटैटो एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी जिसको यहाँ पर इंक्रीज़ करके सारे वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड करने की बात की गई, लेकिन उसका ऐसा हमें कोई रिजल्ट निकला नहीं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू चेन्स बनाने की ज़रूरत है और CPI बास्केट को अपडेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया अ न्यू ट्रेड डील।
तो रशिया यूक्रेन वॉर से हमें ये पता चल गया कि सप्लाई चेन को डाइवर्स करने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और यहाँ पर ऐसी कुछ क्राइसिस आ जाती है तो आपके यहाँ भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। यहाँ पर यूएसए ये सोच रहे हैं कि हमें फ्रेंड शोरिंग कर देनी चाहिए सप्लाई चेन्स की। फ्रेंड शोरिंग का मतलब ये है कि उन्हीं कंट्रीज़ में अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करो जो कि कंट्रीज़ आपके एलाइज है, बेसिकली आपके जैसे वो सेम वैल्यूज़ को शेयर करते हों। फिर यहाँ पर रशिया ने अपने आर्कटिक प्लान्स बताए हैं और यहाँ पर एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया की है। फिर सेवास्तोपोल डिस्कस के जो कि क्राइमिया में है और ये एनेक्स कर लिया गया था बाय द रशिया। फिर यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि 2018 में लॉन्च किए गए थे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और दूसरी बात यहाँ पर 1% वोट्स मिले हों हाउस ऑफ द पीपल या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में 15 दिनों में इनकैश कराने होते हैं। SBI से इनको खरीदा जा सकता है और इसके डिनोमिनेशंस होते हैं 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।